छात्र विचार के मंच से सभी को नमस्कार और जय माता जी की। गुर्जर विवाद पर चल रही हमारी सीरीज का यह 10वां भाग है। तो आइए शुरू करते हैं। आई शेयर माय स्क्रीन। सो अ क्विक रीकैप। पिछले भाग में हमने क्या कवर किया है। घाघसा, राजौर और करहाड़ शिलालेखों में गुर्जर शब्द को लेकर जो दावे किए गए थे उनका खंडन किया। पाकिस्तानी पंजाब के गुजरात और गुजरांवाला जैसे स्थानों के पीछे क्या कहानी है वो हमने देखा। उसी के साथ जो वास्तविक गुजर जाति है उनका मध्यकाल में कैसा पोर्ट्रेयल किया गया है उसकी जानकारी हमने ली। फिर हमने 12वीं सदी से जो प्रसिद्ध ग्रंथ है राजतरंगिणी उसमें मिले गुर्जर शब्द को लेकर हुए क्लेम्स को डीबंक किया। और अंत में शब्द कल्पद्रुम में गुर्जर और गुर्जरी शब्दों की क्या परिभाषा है हमने वो देखी। सो नाउ विल हेड टुवर्ड लैंग्वेजेस। भाषाओं के माध्यम से इस विषय को समझेंगे। इसके लिए हम मुख्य रूप से दो ग्रंथ लेंगे। एक है काव्य मीमांसा, 10वीं सदी से प्रतिहारों की जो कन्नौज शाखा के राजगुरु थे राजशेखर, उनकी लिखी काव्य मीमांसा। और दूसरी है 11वीं सदी से राजा भोज परमार की लिखी सरस्वती कंठाभरण। तो अब इन दोनों में किस प्रांत के लोग कैसी भाषा बोलते हैं इस पर बात की गई है दोनों ग्रंथों में। अच्छा, प्रांत से ही कैटेगराइज क्यों किया गया? वो इसलिए क्योंकि भाषाओं में अधिकतर भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं से ही डिटरमाइन होता है कि फला प्रांत के लोग ये भाषा बोलते हैं या किसी दूसरे प्रांत के लोग कोई और भाषा बोलते हैं। ऐसे नहीं होता कि एक ही क्षेत्र में रहते लोगों की भाषाएं जाति के आधार पर बिल्कुल अलग अलग होंगी। डायलेक्ट के थोड़े अंतर आ सकते हैं पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। नाउ देयर इज वन एक्सेप्शन टू दिस जनरल पैटर्न। अपवाद रूप में भाषा पर किसी जाति का एकाधिकार कि फला भाषा तो एक्सक्लूसिवली सो एंड सो जाति ही बोलती है, ये केवल एक परिस्थिति में संभव है। जब कोई जाति बाकी समाज से लगभग कटी हुई हो और साथ ही घुमंतु हो, जैसे कि पशुपालन करने वाली कोई चरवाहा जाति। पर मैं इस पर विस्तार से बाद में बात करूंगा। फॉर नाउ 10th सेंचुरी एडी राजशेखर की काव्य मीमांसा से एक उदाहरण। सो द लाइन्स गो एज गौड़ाध्या संस्कृतस्थाः परिचित रुचय प्राकृते लाट देश्याः सा अपभ्रंश प्रयोगाः सकल मरु भुवष्टक भादानकाश्च। एंड सो ही सेइंग कि गौड़ देश में संस्कृत बोली जाती है, लाट देश में प्राकृत भाषा बोली जाती है, अपभ्रंश बोली जाती है मरुभूमि में, टक देश में और भादानक देश में। भादानक देश था मथुरा से चंबल नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे भादानक कहा गया। इसके अलावा आगे की लाइंस में फिर मध्य देश और अवंती क्षेत्रों की भाषाओं का भी उल्लेख होता है। ठीक है। Now, Avanti is another name of Ujjain, but it was also used for roughly the same region as Malwa. So basically, both the words Avanti and Malwa, they are both used as name of the country where Parmars were ruling in the medieval centuries. ठीक है, तो वो जो रीजन था पूरा उसे मालवा भी कहते थे, अवंती भी कहते थे। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है एरियाज के आधार पर भाषाएं बता रहा है। प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट? ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं राजा भोज परमार की लिखी सरस्वती कंठाभरण से एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, विच इज ऑन योर स्क्रीन। सो शृण्वन्ति लटभम लाटाः प्राकृतं संस्कृत द्विषः अपभ्रंशेन तुष्यन्ति स्वेन ना अन्येन गुर्जराः। द फर्स्ट लाइन सेज लाट देश के लोगों की प्राकृत सुंदर है, ठीक है, और संस्कृत से इन्हें द्वेष है। दैट्स फनी।
The second line, it starts with अपभ्रंशेन तुष्यन्ति. This one is even more interesting. इस पर एक दावा होता है कि just a minute. Yeah. तो दावा ये है कि सरस्वती कंठाभरण में भोज परमार ने, राजा भोज परमार ने गुर्जर जाति का उल्लेख किया है और साक्ष्य के नाम पर क्या दिया जाता है. That's there on your screen. This is what they are circulating. तो पिछली स्लाइड का जो श्लोक है वो भी मैंने कंपैरिजन के लिए नीचे रखा है. नाउ यू माइट हैव नोटिस्ड जो क्लेम के लिए जो दिया जाता है, द वर्स इन ब्लू ब्रैकेट्स देयर, यहाँ भी जानकारी लगभग वही है. शृण्वन्ति लटभम लाटा, द सेम लाइंस, राइट. पर क्लेम वाले वर्स में इन द ब्लू ब्रैकेट्स नीचे की तरफ एक लाइन जुड़ी है, एक और लाइन है which has the words स्वेन गुर्जर जातीयेन, जिसे लेकर ये लोग उछल रहे हैं. अब मैं समझाता हूँ. The line that you are seeing in the end, जहाँ स्वेन गुर्जर जातीयेन लिखा है, ये सरस्वती कंठाभरण से है ही नहीं. देखिए, ये पंक्ति सरस्वती कंठाभरण पर बाद में टीका यानी कमेंट्री लिखने वाले रत्नेश्वर राम सिंह की टिप्पणी है. ये लास्ट लाइन उनका कमेंट है. ठीक है. ऑन द राइट साइड यू कैन सी द कवर पेज ऑफ द पब्लिकेशन. सो दिस कवर पेज मेंशंस द इंक्लूजन ऑफ हिज कमेंट्री. अच्छा, रत्नेश्वर जी सरस्वती कंठाभरण पर ये टीका कब लिख रहे हैं, राइट? लेट्स चेक इट आउट. ओके, तो रत्नेश्वर जी ने लिखा राजा भोज के 300 साल बाद, कम से कम 300 साल बाद, 14th सेंचुरी एडी में. मिथिला के राजा थे राम सिंह देव, उनके दरबार में रहते हुए. अच्छा, ये टीका जिस लिखित प्रति से, जिस मैन्युस्क्रिप्ट से उठाई गई है, दैट इज डेटेड 800 years आफ्टर राजा भोज, 19वीं सदी, 19th सेंचुरी एडी की, संवत 1874, 1817 एडी टू बी प्रिसाइज, तब की लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट. डिटेल्स आर ऑन योर स्क्रीन. और रत्नेश्वर जी की इस टीका का नाम है रत्न दर्पण, रिटन ऑन द टॉप लेफ्ट. ठीक है. अब 14वीं सदी की टीका, ठीक है, 14वीं सदी की टीका की 19वीं सदी में लिखी कॉपी के स्वेन गुर्जर जातीयेन शब्द हैं और 11th सेंचुरी में राजा भोज के लिखे हुए अपभ्रंशेन तुष्यन्ति स्वेन ना अन्येन गुर्जरा. इन शब्दों का सही अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि गुर्जर देश के लोगों को अपनी खुद की भाषा से ही संतोष मिलता है, जिसका नाम है अपभ्रंश, और किसी भाषा से उन्हें संतोष नहीं मिलता. गुर्जराह, गुर्जर देश के लोग, ना अन्यन, और कोई नहीं, स्वेन, खुद से, तुष्यंती, संतुष्ट होते हैं, अपभ्रंशेन, अपभ्रंश भाषा से. अंतर केवल इतना है कि टीका लिखने वाले रत्नेश्वर जी ने गुर्जर देश में पैदा हुए लोगों को, मीनिंग द नेटिव्स ऑफ गुर्जर देश, उन्हें गुर्जर जातीय यानी गुर्जर देश में जन्मा व्यक्ति ऐसा लिखा है. तो यहाँ जातीय का मतलब कास्ट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट ऐसी इंटरप्रिटेशन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता. जातीय शब्द के कब कैसे अर्थ निकलते हैं ये हम पहले भी कई बार क्लैरिफाई कर चुके हैं प्रीवियस एपिसोड्स में, और जो ठीक पिछला एपिसोड था उसमें भी कर चुके हैं, तो वहां भी आप देख सकते हैं. तो अब कमेंट्री से हटकर अगर मूल पंक्तियों पर वापस आते हैं जो राजा भोज के ओरिजिनल टेक्स्ट में मिलती है, द मेन वर्स इटसेल्फ, तो यहाँ मैं दो शब्दों पर ध्यान दिलाना चाहूंगा. एक है लाटा, पहली लाइन से, दूसरी पंक्ति में शब्द है गुर्जराह. ठीक है, बिल्कुल यही शब्द आपको तिलक मंजरी में भी मिला था, जिसके आधार पर फिर परमाणु के गुजर होने का दावा किया गया था. तो लाटाह, गुर्जराह, एक सा प्रयोग है, कोई मात्रा का अंतर, कोई प्रत्यय का अंतर, कुछ नहीं. ठीक है. तो गुर्जराह या गुर्जर का अर्थ यहाँ पर क्या है?
देखिए, वैसे तो हम बहुत से उदाहरण और तर्क अब तक देख चुके हैं और इसका उत्तर अच्छे से जानते हैं, पर फिर भी अगर गुर्जराह का अर्थ एक बार गुर्जर देश के निवासियों से ना लेकर किसी गुर्जर जाति जनजाति को मान ले, तो उसी आधार पर फिर लाटाह से अर्थ होना चाहिए लाट जाति जनजाति। ऐसी तो कोई जाति जनजाति थी नहीं तब। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि लाट केवल एक देश या प्रांत का नाम रहा है। ठीक है, तो फिर गुर्जराह से अर्थ कोई गुर्जर जाति जनजाति किस आधार पर मान लिया जाए? कोई आधार नहीं है। भाषाओं की बात करते इन ग्रंथों में अवंती, गौड़ देश, गुर्जर और लाट वगैरह किस प्रांत की कौन सी भाषा है, ये बताने के लिए उपयोग हुए हैं। वैसे ही जैसे भूगोल के आधार पर लोगों को पहचाना गया, द सेम वे लैंग्वेजेस आर आइडेंटिफाइड। कहाँ कितने क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो भाषा का ये डिटर्मिनेशन जाति मात्र से नहीं होता, ये हम देख चुके हैं। भाषाओं में क्षेत्र और उसकी संस्कृति, ये सबसे बड़े डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। और क्योंकि भारत जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी वाले जटिल समाज में, जहाँ अलग अलग जाति जनजातियों के लोग एक ही क्षेत्र में रूटीनली आपस में घुलते मिलते रहते हैं, बात व्यवहार करते हैं, सो ऐसे नहीं होता कि इस जाति की एक्सक्लूसिवली ये भाषा, उस जाति की एक्सक्लूसिवली वो भाषा। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट, नॉट इन इंडिया। भाषा में जाति आधार पर एक्सक्लूसिविटी नहीं आती, वो संस्कृति का भाग है, भाषा शेयर होती है। तो जो भी राज्य या क्षेत्र आप उठाएं, उसके सभी लोग एक या दो भाषाएं साझा रूप से बोलते मिलते हैं। ठीक है, तो भारत जैसे स्थान पर किसी ग्रंथ में भाषाओं की चर्चा होगी तो जाति के आधार पर वर्गीकरण करने का कोई औचित्य ही नहीं है। ये भौगोलिक आधार पर किया जाता है, और इसकी और पुष्टि आपको कोई भी लिंग्विस्ट कर देगा, कोई भी भाषाविद। नहीं तो आप खुद इन ग्रंथों को उठाकर पढ़ लें, आपको सच जरूर दिखाई दे जाएगा। एंड आई कीप सेइंग अगेन एंड अगेन, ये सारा प्रोपेगेंडा फैलता ही इसलिए है कि हम लोगों ने खुद अपना इतिहास पढ़ना बंद कर दिया है। इसलिए कुछ लोग फिर अपना मनमर्जी वाला इतिहास हमें पढ़ाने आ जाते हैं। ओके, तो जब जाति से भाषाओं का वर्गीकरण ही नहीं होता, तो जैसा डिस्क्रिप्शन हमने देखा, उससे भाषाओं की चर्चा में गुर्जर शब्द की व्याख्या भौगोलिक सिद्ध होती है, ना कि जातिगत। बाकी क्षेत्रों की भाषाएं भी जैसे बताई गई वैसे इन ग्रंथों में गुर्जर देश की थी। मूविंग ऑन। को पढ़िए, और जितने भी फॉरेन राइटर्स हो, चाहे स्मिथ हो, चाहे ग्रियर्सन हो, चाहे मार्ले हो, उन सभी ने गुर्जर प्रतिहार वंश को गुर्जर जाति का लिखा है। ग्रियर्सन ने तो चारों राजवंशों को गुर्जर लिखा है। नहीं है, इसलिए इतिहास को बहुत गहराई में जाकर के पढ़ने। बीएनपुरी ने खूब लिख रखा है। आप ग्रियर्सन की पहाड़ी लैंग्वेज पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो चारों राजवंश के गुर्जर हैं। जितने भी फॉरेन राइटर, उनका शोध क्यों नहीं पढ़ते आप? उनका शोध पढ़िए, आज की बीएनपुरी पढ़िए, त्रिपाठी पढ़िए। राइट। तो एक महानुभाव टीवी डिबेट में बार बार कह रहे थे कि ग्रियर्सन की रिपोर्ट आप क्यों नहीं पढ़ते, पहाड़ी लैंग्वेज वाला सेक्शन पढ़िए, परमार, चौहान, सोलंकी, प्रतिहार, चारों को गुर्जर बताया है ग्रियर्सन ने, फॉरेन राइटर्स का शोध पढ़िए। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप भी थोड़ा जानें कि कैसे धड़ल्ले से मिथक फैलाए जा रहे हैं, और फैलाने के बाद उल्टा दूसरों को भाषण दिया जाता है कि तुम इतिहास ठीक से पढ़ो। सो लेट्स बिगिन। फर्स्टली, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन was an Irish origin British civil servant. He forayed into linguistics. In other words, he was not a professional historian, but never mind. That doesn't mean he'll be wrong in whatever he writes. So coming to his writing, the first screenshot that you're seeing, यहाँ ग्रियर्सन 1916 ईस्वी में लिखते हैं कि आज के गुर्जरों के पूर्वज गुर्जर लोग
शायद भारत में हुणों या अन्य लुटेरी जनजातियों के साथ मराउडिंग ट्राइब्स लगभग 6ठी सदी ईस्वी में घुसे भारत में। सेकेंड पॉइंट ऑफ नोट, ग्रियर्सन गुर्जरों को भारत में बाहर से आई एक लुटेरी जनजाति गिनते हैं, देशीय वैदिक क्षत्रिय नहीं, जिन्होंने ऐसी ही विदेशी लुटेरी जनजातियों से हजारों वर्षों तक भारत की रक्षा की। थर्ड पॉइंट ऑफ नोट, इफ यू सी द हाइलाइटेड लाइन एट द बॉटम, ग्रियर्सन के अनुसार तो गुर्जर जनजाति या कबीला जो था उसमें अलग अलग जातियां या हिस्से थे, जिनमें से लड़ाकू लोग जो योद्धा लोग थे वो तो राजपूत कहलाए, और पशुपालक लोग गुर्जर कहलाए, जो कि सिंधु से गंगा तक का जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो एक भाग है उसमें सबसे अधिक पाए जाते हैं, राइट। तो ग्रियर्सन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि आज के गुर्जर लोग ही पहले लड़ाकू थे या राजाओं में थे, शासन करते थे, बाद में पशुपालन करने लगे ना। ग्रियर्सन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, एंड आई एम कोटिंग हिम अगेन, गुर्जर हर्ड्समैन as distinct from the fighting Gujars who became Rajputs, दोनों को शुरू से अलग अलग बताया। एक योद्धा वर्ग था राजपूत, और ऐसे ही एक पशुपालक वर्ग था गुजर। ठीक है, दिस इज ग्रियर्सन। पॉइंट नंबर 4, ग्रियर्सन का लिखने का तरीका। Now we have a specimen of that. If you look at this paragraph and some parts that I've highlighted, it goes, I imagine, I'm inclined to believe, must have been, it seems to be, should be regarded as, ये सब कुछ एक ही पैराग्राफ में। तो ये है वो फॉरेन राइटर्स का गजब का शोध, जिसे ये लोग चाहते हैं कि हम इतिहास मान लें। नंबर 5, ये दावा कि ग्रियर्सन ने चारों वंशों प्रतिहार, परमार, चौहान, सोलंकी, इनको गुर्जर कहा है। अब ग्रियर्सन की लाइंस आपकी स्क्रीन पर हैं नीचे की तरफ, ध्यान दीजिए उनका आधार क्या है। He says as demonstrated by epigraphical evidence, शिलालेखों के साक्षी। कौन से शिलालेख? वही सारे शिलालेख जिनमें किसी न किसी रूप में गुर्जर शब्द आ जाता है, जिस पर बाद के इतिहासकारों ने इन सब कल्पनाओं का अच्छे से खंडन कर दिया है। और हमने भी इस पूरी सीरीज में एक एक शिलालेख को विस्तार से कवर किया है कि ये सब गुर्जर देश के एक ज्योग्राफिक कॉनोटेशन में आए उल्लेख हैं। नंबर 6, ग्रियर्सन ने जो पशुपालक गुर्जर समुदाय द्वारा जो बोली जाती है गुजरी, उस पर क्या कहा है वो देखिए, बिकॉज हिज एडिशनल स्किल वाज लिंग्विस्टिक्स नॉट हिस्ट्री, राइट। तो उनके अनुसार गुजरी भाषा जो है, जिसे केवल गुजर लोग ही बोलते आए हैं, इंक्लूडिंग हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान के लोग, ये पूर्वी राजस्थान से उठा केवल एक डायलेक्ट है, बोली है, उपभाषा। अब ऐसा तभी संभव है जब ये सब लोग पूर्वी राजस्थान से माइग्रेट करके इन बाकी के रीजन्स में बाद में गए हों। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद दिलाता चलूँ कि हमने पहले देखा था कैसे मुगल बादशाहों की बायोग्राफीज में जो साक्ष्य हमें मिले थे कि बाबर से कुछ समय पहले चरवाहा गुजर जाति पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में पाई जाती थी। इस तरह और एक उदाहरण था गुर्जर पासी समुदाय का, जो गुर्जर देश से माइग्रेट करके बाहर आए, इसलिए गुर्जर कहलाते हैं, जबकि इनका पशुपालन से कोई संबंध नहीं है। 7th पॉइंट, दावे करने वालों के फेवरेट हिस्टोरियन बैजनाथ पुरी जी, वो भी ग्रियर्सन की बात को दोहराते हैं।
His words are on your screen. तो बैजनाथ पुरी कहते हैं कि जिन लोगों ने 9वीं सदी में उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में प्रतिहार साम्राज्य बनाया, वो गुर्जर राजपूत थे। 9वीं सदी गुर्जर राजपूत। और यही बैजनाथपुरी फिर ग्रियर्सन की ही तरह ये भी आगे कहते हैं कि गुर्जर एक बड़ा कुनबा कबीला था जिसमें कई जातियों के लोग थे। एंड आई एम कोटिंग हिज वर्ड्स एज इज, वी हैव प्रपोज्ड दैट द गुर्जर्स फॉर्म्ड अ ग्रुप और ट्राइब रिप्रेजेंटिंग पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट्स। तो बैजनाथ जी तो होलकर मेहर भोज को किसी गुर्जर कबीले के अंतर्गत राजपूत जाति का बता रहे हैं। चलिए, अब मैं यहाँ कुछ प्रश्न रखूंगा जिनका ग्रियर्सन, विंसेंट स्मिथ और उनकी थ्योरी का उपयोग करने वालों के पास कोई जवाब नहीं मिलता, जिस वजह से ये जो लेखक हैं इन्हें खुद स्वीकार करना पड़ा कि ये जो कुछ लिख रहे हैं वो बस एक अंदाजा है, एक अनुमान है। एंड विल कम टू दैट, बट फर्स्ट लेट मी टेक द क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न ये है कि शिलालेखों में गुर्जर देश का जो वर्णन होता है, द डिस्क्रिप्शन, वो अधिकतर समय दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के भागों तक ही सीमित रहा है। ठीक है, पर जो पशुपालक गुर्जर लोग हैं वो इस गुर्जर देश की सीमाओं के बाहर ही पाए गए हैं। मोस्टली पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हिमालय की जो निचली रेंजेस हैं, पार्टीशन से पहले का पंजाब, और फिर थोड़ी संख्या में पूर्वी राजस्थान में। ऐसा क्यों? दूसरा प्रश्न, शिलालेखों में जिन गुर्जरों का उल्लेख है वो तो उनका जैसा वर्णन है उससे क्लियरली एक स्थान पर टिककर राजशाही व्यवस्था और वैदिक परंपरा का पालन करने वाले शुद्ध हिंदू क्षत्रिय थे, बेस्ड ऑन देयर ओन डिस्क्रिप्शंस इन देयर इंस्क्रिप्शंस। पर पशुपालक गुर्जर लोग घुमंतु कबीले थे और थोड़ी बहुत खेती करते थे। व्हाट एक्सप्लेन्स दिस डायकोटोमी? तीसरा प्रश्न, पशुपालक गुर्जर लोग वैसे तो गुर्जर देश के बाहर पाए जाते हैं ट्रेडिशनली, पर इनकी बोली जिसे गुजरी कहा जाता है ये राजस्थान और गुजरात में प्रचलित अपभ्रंशीय शाखाओं से रिलेटेड है। और क्योंकि ये एक बोली है जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ है और लिखित भाषा नहीं है, इसलिए लिंग्विस्टिक्स के नियमों के अनुसार ये बोली 1000 साल से कम आयु की है। यानी ना तो आचार्य जी का 500 BCE सही बैठता है, ना ही ग्रियर्सन का 6th सेंचुरी AD। चौथा प्रश्न, अगर ग्रियर्सन अनुसार बाहर से आया गुर्जर कबीला ही गुजरी बोली या उसकी जनक भाषा को यहाँ लेकर आया, तो उस भाषा का प्रभाव राजस्थान से पहले पढ़ने वाले प्री पार्टीशन पंजाब की भाषाओं पर क्यों नहीं पड़ा? हाउ कैन दैट हैपन? चलिए, ये तो हुए सवाल। अब आगे RS त्रिपाठी जी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें उनका नाम भी दिया गया। आपने कन्नौज पर एक पुस्तक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ कन्नौज टू द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट। तो उसमें स्वाभाविक था कि वो कन्नौज की प्रतिहार शाखा को भी कवर करते, और उस पुस्तक के अंश आपकी स्क्रीन पर है। तो त्रिपाठी जी ने भी ग्रियर्सन की तरह गुर्जरों को लगभग 6ठी सदी में घुसी विदेशी मूल की जनजाति ही बताया है। ठीक है, मतलब प्राचीन काल के वैदिक क्षत्रिय नहीं, जिसका कि दावा किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यू लिसन टू दिस फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंस, जस्ट अ मिनट। जी, लगभग 2500 साल पहले पहला जो है गुर्जरों का प्रमाण मिला, 2500 वर्ष पहले, और वो मिलता है पंचतंत्र के। पंचतंत्र में गुर्जर देश का वर्णन है। गुर्जर देश की एक कहानी पंचतंत्र के अंदर है। इसका मतलब है कि उस समय पर गुर्जर देश था तो उससे कुछ पहले 1 आध शताब्दी
राइट। देखिए, शिलालेखों और ग्रंथों में जिन गुर्जर राजाओं का उल्लेख है, वो तो अपने आप को श्री राम और लक्ष्मण से जुड़े रघुकुल के क्षत्रिय बताते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी आपने सुना कि गुर्जर जाति की कल्पना 500 ईसा पूर्व 500 बीसीई के भी पहले की गई है, और हमारी वैदिक वर्ण व्यवस्था के बाद उसमें से बनी शुद्ध हिंदू जातियों में गुर्जर जाति की कल्पना की गई है। ठीक। पर फिर टीवी डिबेट में जो महानुभाव थे, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आचार्य जी के बगल में बैठे थे, वो तो इन दावों के समर्थन में ऐसे विद्वानों के नाम दे रहे हैं जो गुर्जरों को 500 बीसीई के 1100 साल बाद 6th सेंचुरी एडी में भारत में घुसी विदेशी मूल की लुटेरी जनजाति लिख रहे हैं। बताइए, कोई सर पैर ही नहीं है इन बातों का। मतलब इतिहास ना हुआ, मार्केट की शॉपिंग हो गई कि कभी ये ले रहे हैं, कभी वो ले रहे हैं। अब किसकी बात को सच माने? 500 बीसीई, 6th सेंचुरी एडी, किसके और किस आधार पर माने? क्योंकि ग्रियर्सन जैसे लोग, वो तो खुद ही ये बता रहे हैं कि हमने जो कुछ भी ये सामने रखा है, ये सिर्फ एक थ्योरी है। Because I've given some examples on your screen. His words, if you see the first screenshot, according to the most modern theory. अगला पैसेज देखिए. He says, it is not possible to give a fully satisfactory solution to the problem, but recent historical and archaeological researches throw some light upon it. और वो क्या archaeological inscriptions थे वो सब, वो हम इस पूरी सीरीज में देख चुके हैं. उससे अगला देखिए पैसेज. We are not able to identify the locality beyond the passes from which these ancestors came, nor do we know what tribal names they bore before they entered India or what language they then spoke. यानी ना तो उनको 6th सेंचुरी एडी की इस काल्पनिक गुर्जर कबीले के मूल स्थान का पता कि भारत में कहाँ से आए, ना उनको नस्ल का पता, और ना ही भाषा का पता कि ये लोग पूर्वी राजस्थान की बोली उठाने से पहले क्या बोलते थे, क्या लिखते थे, कुछ नहीं पता। पर थ्योरी तो बनानी है, तो एक एजम्पशन लेंगे और उसे ध्रुव सत्य बताकर उस पर दूसरा एजम्पशन खड़ा कर देंगे, फिर उसे भी ध्रुव सत्य बताकर उस पर तीसरा एजम्पशन. दिस इज मॉकरी, दिस इज नॉट हिस्ट्री. 125 साल पहले एविडेंस के अभाव में ब्रिटिश कालीन लेखकों ने जो अंदाजे लगाए, वही सड़ा गला ऑलरेडी डीबंक्ड गेसवर्क एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह रिपीट किया जाता है कि किसी भी तरह बस तुक्का लग जाए. और हमने अभी वो पैराग्राफ भी देखा ना ग्रियर्सन के शोध का, which says I imagine, I am inclined to believe, must have been, it seems to be. इसे इतिहास माने हम लोग. और इस कॉमेडी का कोई अंत नहीं है. इनकी यही हालत के एम मुंशी जी के ग्रंथ पर है. हमने इस सीरीज के 6th पार्ट में दिखाया था कि कैसे ये लोग दावा करते हैं कि के एम मुंशी ने हमारी बात का समर्थन किया है. टीवी डिबेट में भी कहा गया मुंशी जी को पढ़िए. अरे भाई, एक बार आप भी तो मुंशी जी को पढ़ लीजिए ढंग से. हमने तो पुस्तक के अंश सबको दिखाए हैं 6th एपिसोड में. के एम मुंशी ने इन सब दावों का उल्टे खंडन किया है. अपने ग्रंथ में उन्होंने साफ लिखा है कि गुर्जर कोई जाति जनजाति नहीं, बल्कि एक स्थान का नाम है. और जैसा उस काल में बाकी सब स्थानों में होता था, इट वॉज नॉट एन एक्सेप्शन, इट वॉज एज पर द मिडिवल नॉर्म्स. उसी अनुसार गुर्जर देश नाम से वहाँ के निवासी और राजा जाने गए, जैसे उस समय बाकी क्षेत्रों के जाने जाते थे. तो हमें इतिहास को गहराई से पढ़ने का लेक्चर देने के बजाय कृपा करके आप लोग अब की बार किसी अंग्रेजी समझने वाले को साथ लेकर बैठें और ढंग से समझें कि बैजनाथपुरी, ग्रियर्सन और मुंशी जी वगैरह ने क्या लिखा है, क्यों पब्लिक में अपना उपहास उड़वा रहे हैं. There is absolutely no proof whatsoever of a Gujar caste existing before 15th century AD. ये हुई. अच्छा, एक और बात कही जाती है बैजनाथ जी को लेकर.
कि साहब बैजनाथपुरी जी ने ऑक्सफोर्ड से अपने विस्तृत शोध में स्पष्ट किया कि प्रतिहार वंश गुर्जर है, राजपूत नहीं है, फला फला। देखिए, बैजनाथपुरी जी की पुस्तक मैं पढ़ चुका हूँ, उसमें ऐसा एक भी साक्ष्य या दावा नहीं आता जिसका कि रिबर्टल पहले ही ना हो चुका हो। आर.एस. त्रिपाठी, ग्रियर्सन और बैजनाथपुरी वगैरह की पुस्तकों का और उनके नाम लेकर बाहर जो आजकल दावे होते हैं, इन सब का इतिहासकारों ने पहले ही पर्याप्त खंडन कर दिया है। जी.एच. ओझा, दशरथ शर्मा, विंध्यराज चौहान, के.एम. मुंशी, शांतारानी शर्मा, प्रतिपाल भाटिया और बहुत से इतिहासकार हैं। इन लोगों ने त्रिपाठी, बैजनाथपुरी आदि के मत का, लाइक आई सेड, डिटेल में पहले ही आंसर कर दिया है। और कई दावे हमने इस सीरीज में भी डिटेल से कवर किए हैं। तो दूसरों से ये कहने के बजाय कि त्रिपाठी और बैजनाथपुरी को पढ़ो, भाई साहब आप दशरथ शर्मा, के.एम. मुंशी, शांतारानी शर्मा, प्रतिपाल भाटिया और विंध्यराज चौहान को पढ़ लीजिए। नाम देने से इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उससे नहीं होता ना। नाम तो मैंने भी बता दिया आपको, आधा दर्जन, जो आपके बताए लोगों के सारे पॉइंट्स कब के डीबंक कर चुके बहुत पहले। रही बात ये कि ग्रेयरसन और बैजनाथ जी ने एग्जैक्टली क्या लिखा है, उसके सैंपल भी मैंने आपके सामने रख दिए कि कैसे बैजनाथपुरी और ग्रियर्सन के ही शब्द इन दावों का, इनकी पोल खोल देते हैं। तो पुरी जी और ग्रियर्सन के मत का अगर एक जिस्ट बनाए, समरी, वो ये है कि गुर्जर 6th सेंचुरी एडी में बाहर से आया कोई बड़ा कुनबा कबीला था, जिसमें बहुत सी जातियों के लोग थे। उनमें से जो योद्धा वर्ग था और लीडर वर्ग था, वो आगे चलकर राजपूत कहलाए, और जो पशुपालक वर्ग था वो आगे चलकर गुर्जर कहलाए। दिस इज द जिस्ट ऑफ व्हाट दे आर सेइंग। ठीक है, जिसे विश्वास ना हो, जाकर खुद ग्रियर्सन और बैजनाथ जी को पढ़ ले। बिना पढ़े तोता रट लगाने का तो कोई सेंस है नहीं। तो जो गुर्जर सभा के, महासभा के जो लोग हैं, they think that the book of Bajnath Puri helps their propaganda. It actually it doesn't. और इस सीरीज के बाद अगर किसी को अब भी लगता है कि पुरी जी की पुस्तक में कुछ ऐसा नया है जिसका उत्तर नहीं मिलता, तो अवश्य बताइए। बाकी जो लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सिद्ध करने आए थे, वो तो बस पुस्तक का नाम बताकर अलग हट गए, तो अब ज्यादा कहने को कुछ बचता नहीं। बट वन लास्ट थिंग, इफ यू लुक एट द मैनर ऑफ क्लेमिंग वंस अगेन, जी उन्होंने ऑक्सफोर्ड से रिसर्च की कि ये कहना कि आप जितने भी फॉरेन राइटर्स हैं उनकी पुस्तकें पढ़िए, तो ये हीन भावना वाली प्रवृत्ति यहाँ भी दिख जाती है ना कि हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसी वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज से अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गया। जी ऑक्सफोर्ड वाले ने ये कह दिया, ऐसा लिख दिया जी, बस अब तो दुनिया में एक यही सच है। एंड बाय द वे, यही ब्रिटिश काल के फॉरेन राइटर्स इन लोगों को तब चुभने लगते हैं जब ये अलग अलग गजेट्स में उस समय गुजरों के जो पूर्वजों का बताया इतिहास है उनका, वो लिख देते हैं कि किस गुजर शाखा या गोत्र की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई। तब ये फॉरेन राइटर्स बुरे हो जाते हैं। So I'll give an example that I often share, by the way, of a relatively recent author, not British era, yet a Western author, still out there, I think. वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से ही एक प्रोफेसर सिंथिया टैलबर्ट, जिनकी बातें कुछ लोग अटल सत्य मान के कई बार पी जाते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान पर अपनी पुस्तक में सिंथिया टैलबर्ट ने लिखा कि पृथ्वीराज रासो ये महाराजा जयचंद को शहाबुद्दीन गौरी को भारत बुलाने का दोषी मानती है। डज इट? सच ये है कि रासो की किसी भी प्रति में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, उल्टे रासो का कवि जयचंद से उनकी प्रशंसा करता जरूर दिखता है। ही सेज टू जयचंद कि आपने तो गौरी को भी भयभीत कर दिया है, यू पुट हिम इन फियर।
तो किसी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में बैठकर लिखने वालों की बातें बिना परखे, बिना चैलेंज किए जब तक हम लोग फेस वैल्यू पर लेते रहेंगे, ऐसे ही गलत जानकारी एब्जॉर्ब करते रहेंगे और उसे झुंझुने की तरह सब जगह बजाते रहेंगे। I mean, it's sad. It's a symptom of inferiority complex. तो आग्रह केवल इतना सा है कि बात किसी की भी फेस वैल्यू पर नहीं लेनी है। कहने वाले चाहे सिंथिया टैल्बर्ट हो, आचार्य वीरेंद्र विक्रम हो या वीरेंद्र सिंह राठौड़ हो, एविडेंस देखिए, अगर दी गई है तो उसे जाकर वेरीफाई कीजिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही बात स्वीकार कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। सो टू सम इट अप, हमने प्रतिहारों के साथ और जिन वंशों पर दावे थे गुजर होने के, उन सब क्लेम्स को डिबंक कर लिया। और इसमें सबसे मजे की बात ये रही कि चौहान, सोलंकी, चंदेल, चावड़ा, प्रतिहार, परमार, तोमर और कोई बचा नहीं। तो ये सारे जो वंश हैं ये गुजरों में से निकले हैं, लेकिन इनमें से एक भी वंश इतनी महत्वपूर्ण बात बताता ही नहीं कभी कि हम सब लोग गुजरों में से निकले हैं। Isn't that a brilliant comedy? मतलब कितना कठिन होता है ये लिख देना कि भाई हम गुर्जर जाति जनजाति के हैं। कितने लगे? 2, 3, 4 शब्द। पर लिखा किसी ने? कहा नहीं। देखिए 800 वर्षों के इतिहास में इन 6-7 वंशों में किसी ने कहीं इस प्रकार का एक भी उल्लेख नहीं किया गुर्जर शब्द का। केवल भौगोलिक आधार पर इस शब्द का प्रयोग होता रहा है उपाधियों में, राज्य के नाम में, निवासियों की पहचान में, जैसे उस काल में सभी क्षेत्रों में होता था। लाटेश्वर लाट देश के राजा को कहा, मालव राज मालवा के राजा को कहा, राष्ट्रकूट जो कि वंश का नाम है, राष्ट्रकूटों को जगह जगह कर्नाट कहा गया बिकॉज ऑफ रूलिंग दैट रीजन, कर्नाटक रीजन। सपादलक्ष सपादलक्षपति, ये सपादलक्ष प्रांत के राजाओं को कहा गया, पर उनके वंश का नाम तो चौहान था। पृथ्वीराज चौहान का जो परिवार है उस राज्य की बात कर रहा हूँ। चेदी राज कहा गया चेदी देश के राजा को। और जो शौरसेनी यदुवंशियों की एक शाखा थी जो भादानक कहलाई, क्योंकि उन्होंने भादानक देश पर शासन किया। 1170 ईस्वी का जो बिजौलिया शिलालेख है उसमें भादानक देश के राजा को भादानपति की उपाधि मिलती है। अच्छा, दिल्ली और उसके आसपास का जो एरिया है उसको पहले अनंग प्रदेश कहा जाता था। सो व्हाट यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, दिस इज ये 800 एडी रफली। 800 एडी में एक ग्रंथ लिखा गया था कुट्टनीमत, उससे है ये लाइंस। तो इनमें सम्राट हर्षवर्धन जो थे उनको अनंग प्रदेश पर अधिकार होने के कारण इन लाइंस में अनंग हर्ष कहा गया। ठीक, तो इसी प्रकार से जैसे हमने सब एरियाज के लिए देखा, उसी प्रकार से बाकियों के साथ आए शब्द गुर्जरेश्वर वगैरह जो है ये किसी गुर्जर जाति से नहीं बने, उस काल का मानक ही नहीं था ऐसा। एज आई बीन सेइंग, तब के मानक ये थे कि अधिकांश राजाओं को उनके राज्य यानी भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर उपाधियां दी जाती थी। तो इस अंक में इतना ही। अगले सेशन के लिए मुझे देखना होगा कि अगर कुछ बचा है तो मैं उसे कवर करूंगा, अदरवाइज विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड the aspects of Rajput history that are relevant to this fake controversy। ठीक है, पर तब तक के लिए अनुमति दें। प्रणाम।